हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिस्कस किए हुए थे। उसमें से हम लोग सारा कुछ यानी 1991 के बाद जो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे उसको जनरली एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। उसी को हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो आती है मल्टीनेशनल एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है। तो दोस्तों, लिबरलाइजेशन तो हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू भी देखेंगे। दोस्तों, मल्टीनेशनल भी हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए थे, लेकिन उसका अलग ही एस्पेक्ट था, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होती थी कि जो कंट्रीज हैं, मान लो इंडियन की जो इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, वो हमारी ग्लोबलाइजेशन कहलाती थी। लेकिन इससे इंटीग्रेशन में कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करती है मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है। एमएनसी जो कंपनी होती है वो हेल्प करती है इंटीग्रेशन में। कैसे हेल्प करती है? मान लो एमएनसी जो यूएसए की जो कंपनी है, ठीक है, वो अपनी जो यूनिट है वो इंडिया में कर रही है, इंडिया में इंस्टॉल कर दी। ठीक है, तो हमारी एमएनसी कहलाएगी। देखो, अब कैसे इंडिया, यदि इंडिया में अपनी यूनिट इंस्टॉल कर दी तो यहाँ पे देखो, यूएसए इकोनॉमिक और इंडियन इकोनॉमी दोनों ही इंटीग्रेट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएसए में कुछ भी होगा तो इंडिया में इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इंडिया में कुछ होगा तो उस कंपनी के थ्रू यूएसए में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही एमएनसी क्या करती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज की इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेशन का काम करती है, ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे हेल्प करती है ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, दोनों ही हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक ज्यादातर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 1991 से पहले जो इंडियन मार्केट थी वो लिमिटेड चॉइस था इंडियन मार्केट में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइज नहीं किया गया था, इंडियन इकोनॉमी को ओपन नहीं किया गया था। तो इस ओपननेस से नहीं होती, क्या होता था यहाँ पे कि जो मान लो यहाँ पे कोई एक सेक्टर है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर या पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया जाता था या पर्टिकुलर जो प्राइवेट है उसके लिए रिजर्व किया जाता था। यहाँ पे कंपटीशन कम देखने मिलती थी, और कंपटीशन कम देखने को मिलती थी इसलिए इंडिया में वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट थे वो भी हमारे ब्रांड यहाँ पे बनाए नहीं जाते थे और इंपोर्ट भी नहीं किया जाता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड चॉइस थी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1991 से पहले क्या थी, हमारे पास देखोगे तो सिर्फ एम्बेसडर देखने को मिलती थी या फियाट देखने को मिलती थी। दो ही ऑटोमोबाइल कंपनी थी इंडिया में। लेकिन 1991 जब लिबरलाइज हुआ, इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, तो बहुत सारे अदर जो ब्रांड हैं वो हमारे इंडियन मार्केट में आए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी या हम बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो कि जो इंडियन की जो पब्लिक है उसको बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को मिला। अब वो एम्बेसडर नहीं खरीदने लगा, सिर्फ फियाट नहीं खरीदने लगा, उसके बाद बहुत सारे वेरियस ऑप्शन होने लगे और इसके अलावा वो इंपोर्ट भी कर सकता था। तो यहाँ पे उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होने लगे। ऐसा इसलिए होने लगे क्योंकि यहाँ पे लिबरलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अदर ब्रांड में भी सेम यहाँ पे फॉलो होता था। जैसे मान लो टॉय के क्षेत्र में ही पहले क्या थी, इंडियन कंपनी सिर्फ एक ही या दो टॉय वाली कंपनी होंगी, लेकिन इसके बाद जब लिबरलाइज हुआ चाइनीज के बहुत सारे यहाँ पे इंपोर्ट या गुड्स देखने को मिले। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में आप देख सकते चॉइसेस बढ़ गए 1991 के बाद। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर को रिमूव किया या रिस्ट्रिक्शन हटाए। ट्रेड बैरियर का मतलब है कि यहाँ पे इंपोर्ट अब पहले नहीं करते थे, पहले नहीं करने देते थे, गवर्नमेंट बहुत सारे ड्यूटी लगा रखती थी, उसको बैरियर करती थी, लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे पहले जो कंपनीज थी, जो सेक्टर्स थी, वो पब्लिक सेक्टर की रिजर्व थी या पर्टिकुलर कंपनी की रिजर्व थी। अब क्या थी, उसको रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। अब बाहर से भी जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल जो कंपनी है, वो आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को इंस्टॉल कर सकती है। तो हमारे रिस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट हटाए, ट्रेड बैरियर भी हटाए, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे ट्रेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शन को हटाना।
दोस्तों इसमें WTO ने बहुत ही ज्यादा मेजर रोल यहाँ पे, ठीक है, WTO ने भी बहुत सारा मेजर रोल यहाँ पे किया हुआ। एक्चुअली इससे पहले देख रहे हैं लिबरलाइजेशन में बहुत सारे पॉलिसी को अप्लाई किया गया था। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कि ट्रेड बैरियर में यहाँ पे देखो हम लोग रिफॉर्म लाए थे, कि बैंकिंग के क्षेत्र में रिफॉर्म लाए थे। इसमें बैंक में जो RBI का बहुत ज्यादा पहले रोल था वो हटा दिया गया, तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक इंस्टॉल होने लगे। इसके अलावा यहाँ पे कंपनीज में बहुत सारे जो लाइसेंसिंग पहले हुआ करता था, लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। तो लाइसेंसिंग हट गया, तो अब जो कंपनीज को अप्रूवल नहीं लेनी होती थी गवर्नमेंट के ऑफिसर से, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आ गए, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट बेस भी यहाँ पे क्रिएट किया गया, तो बहुत सारे यहाँ पे एक्शन लिए गए लिबरलाइजेशन में। ज्यादा डिटेल में इसको देखना हो तो पिछले वीडियो वाला आप देख लीजिएगा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। देखो लिबरलाइजेशन में इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी लिबरलाइजेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प किया। तो WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया गया था, वो डेवलप्ड कंट्री द्वारा किया गया था। डेवलप्ड कंट्री बोलते थे आप अपने इकोनॉमी को, यानी डेवलपिंग कंट्री को, आप इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लिबरलाइज करो, ओपन करो, जिससे हम वहाँ पे बिजनेस कर सके, गुड्स सर्विस का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो वो इजिली हो, वहाँ पे कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली क्या करते थे, जो डेवलप्ड कंट्री थे, ठीक है, डेवलप्ड जो कंट्री थे प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अनफेयर ट्रेड जो वहां पे एक्ट अप्लाई करते थे। अनफेयर का मतलब है, एक तो बोलते थे कि आप अपने डेवलपिंग कंट्री को बोलते थे जैसे इंडिया को, आप अपने इकोनॉमी को ओपन करो, लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलप्ड कंट्री थे वो अपने जो सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडीज भी देते थे, ठीक है, सब्सिडी देते थे और अपने जो इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते थे, और डेवलपिंग वाले के पास उतने पैसे होते नहीं थे, तो बोलते थे आप अपने इकोनॉमी को ओपन करो। जैसे मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो यूएसए में क्या होता था, यूएसए के एग्जाम अदर डेवलप्ड कंट्री में भी होता है, लेकिन यूएसए में क्या होता था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर की वहां पे, तो यूएसए में एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी में रोल 1% है, एम्प्लॉयमेंट में 0.5% है, और फार्मर को बहुत ज्यादा मैसिव आउटपुट यानी कि मैसिव अमाउंट वहां दिया जाता है, मनी दिया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। अब देखो इतनी ज्यादा वहां पे पैसे दिए जाएंगे फार्मर को, तो फार्मर जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम दामों में उसकी प्रोडक्ट वहां पे होंगी, और एक्सपोर्ट करेगा तो बहुत कम रेट में, मान लो गेहूं यहाँ पे करेगा 2-3 रुपया किलो, यदि एक्सपोर्ट करने लगा तो इंडियन की फार्मर है, यदि 2-3 रुपया केजी गेहूं यदि इंडियन मार्केट में आ गया मान लो, तो इंडियन के फार्मर जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपया ही है या 12 रुपया केजी पड़ रहा है, तो कैसे यहाँ पे कंपटीशन होंगी, यानी इंडियन फार्मर को बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा। तो एक तरफ डेवलप्ड कंट्री WTO के थ्रू क्या बोलते थे कि आप अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, ओपन करो, दूसरी तरफ अपने जो अपने में ही वहां पे बहुत ज्यादा सब्सिडी देते थे, तो यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस WTO के थ्रू यहाँ पे अपनाया जाता था लिबरलाइज करने के लिए, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा लिबरलाइजेशन के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा MNC, मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दोस्तों जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि MNC जो कंपनी थी वो ग्लोबलाइजेशन की पर्पज को सर्व करता था, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी उसको इंटीग्रेशन का काम करते थे। तो MNC सबसे पहले होती क्या है, तो MNC दोस्तों कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती है या प्रोडक्शन करती है एक से ज्यादा कंट्री में। तो कोई भी एक से ज्यादा कंट्री में यदि प्रोडक्शन या उसको ऑपरेशन है तो हमारी MNC मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएंगी। जैसे इंडिया में बात करते हैं तो टाटा, ठीक है, टाटा क्या करती है, बहुत सारा कंपनी में आप देखोगे बहुत सारा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, तो टाटा एक MNC हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो जैसे यूएसए के बहुत सारे, जैसे वॉलमार्ट हो गया, तो वॉलमार्ट बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करती है, तो वॉलमार्ट हमारी MNC हो गई। इंडियन गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे तो ONGC भी बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करती है, ठीक है, तो ONGC भी हमारी MNC हो गई। तो इस तरह से MNC क्या करती है, MNC एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट होती है, कोई भी कंट्री कोई भी कंपनी, तो हमारी MNC कहलाती है। तो देखो MNC क्या होती है, प्रेफरल
जो लोकेशन लोकेशन होती है, प्रेफरेबल लोकेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे एमएनसी को मार्केट क्लोजनेस मिले, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा मिले और वहाँ पे चीप सप्लाई यानी चीप हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो। सस्ते जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेंगे और मार्केट जहाँ पे क्लोज होगा, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर वहाँ पे लो कॉस्ट में अवेलेबल मिलेंगे, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिलेंगी, वहाँ पे एमएनसी क्या करती थी, अपने यूनिट को लगाती थी या दूसरे कंट्री से शिफ्ट करती थी। तो एमएनसी का यहाँ पे मेन जो यहाँ पे आएंगी, वहाँ क्या मतलब है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट उसका सस्ता पड़ेगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट सस्ता, मार्केट अच्छी, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा। तो यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करती थी एमएनसी कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अपने यूनिट को लगा के। यदि किसी कंट्रीज में ज्यादा महंगा प्रोडक्शन कॉस्ट होने लगा तो अपने बिजनेस को क्लोज कर देती थी, क्योंकि लिबरलाइज इकोनॉमी थी, अब उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी क्लोज भी करने की, तो क्लोज करके दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर जाती थी। तो इस तरह से एमएनसी क्या करती है, ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी यूएसए की कंपनीज है, वो शिफ्ट करके चाइना, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप, इंडिया में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना यहाँ पे चीप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, बहुत ही सस्ते दामों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था, लैंड फ्रीली अवेलेबल होते थे, टैक्स हॉलीडेज भी करते थे, एक्सपोर्ट के लिए अच्छे से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड थे। तो इसके लिए बहुत सारे कंपनी चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सेटअप कर लिए। वैसे ही मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में भी एमएनसी शिफ्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप क्लोज टू मार्केट है। देखो यूएसए, यूरोप बहुत ही डेवलप्ड वहाँ पे मार्केट है, वहाँ की जो पीपल हैं वो हाई इनकम वाले हैं, तो क्लोज टू मार्केट है और यहाँ पे चीप लोकेशन है, सस्ते यहाँ पे लेबर अवेलेबल है, इसलिए आपको मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में एमएनसी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी शिफ्टमेंट देखने को मिलता है। इंडिया में भी दोस्तों 1991 के बाद बहुत सारे एमएनसी इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग लेबर की तादाद बहुत ज्यादा है, इंडिया में स्किल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम में यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट होता है एमएनसी का, इसलिए इंडिया में भी आपको यहाँ पे शिपमेंट देखने को मिलते हैं। तो एमएनसी लोकेशन वहां पे जाते हैं जहाँ पे चीप जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, वहां पे हमारी एमएनसी शिफ्ट होती है, मल्टीनेशनल कंपनी शिफ्ट होती है, ठीक है। तो दोस्तों अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि एमएनसी कैसे इन्वेस्ट करती है किसी भी कंट्रीज में। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है एमएनसी द्वारा, पहला तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में, दूसरा यहाँ पे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कम्प्लीटली नया सेटअप इंस्टॉल करती है एमएनसी कंपनी, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लैंड में, बिल्डिंग में, मशीन में, अदर इक्विपमेंट। लेकिन इंडिया में दोस्तों बहुत सारे जो एमएनसी हैं वो हमारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करती है, उसके लिए बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो मेन है कि इंडिया में लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ही मुश्किल से होती है, यानी कि लैंड एक्विजिशन यहाँ पे बहुत ही टफ है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो फॉरेन कंपनी हो गई, तो फॉरेन कंपनी लैंड एक्वायर करेगी तो उसके लिए पॉलिटिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध होने लगेगा कि फॉरेन कंपनी को बेच दिया जा रहा है जमीन को, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो एमएनसी थी उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल इंडिया में होता है, इसलिए जो अदर वे होती है एमएनसी द्वारा, जैसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे एमएनसी यहाँ पे लगाती है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में दोस्तों दो तरीके से इन्वेस्टमेंट आते हैं, ज्वाइंटली वेंचर और दूसरा आती है एक्विजिशन ऑफ लोकल कंपनीज, यानी लोकल कंपनीज को पूरी तरह से परचेज कर लिया जाता है। और दूसरी जो तरीके हैं कि दोनों ही लोकल कंपनी और एमएनसी दोनों मिलकर यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो दूसरी जो है ये ज्यादातर यहाँ पे जो एमएनसी आई इंडिया में वो एक्विजिशन करके आई, लोकल कंपनीज को खरीद के आई। लोकल कंपनी द्वारा बहुत ही अच्छा वेल मार्केट इस्टेब्लिश किया गया था, उसके पास लैंड भी थी, मशीनरी थी, तो उसको खरीद के यहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, प्रोडक्शन था वो एक्सपेंड किया, ठीक है। ज्वाइंटली वेंचर में भी आप देख सकते हो कि ज्वाइंटली वेंचर में भी आपको इन्वेस्टमेंट जो देखने मिलते हैं वो यहाँ पे मनी के रूप में देखने मिलते हैं, यानी कि पहले से, हाँ, पहले से मान लो यहाँ पे
उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एमएनसी क्या करती थी, यहाँ पे मनी दे देती थी लोकल कंपनीज को कि आप अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी देती थी। तो ज्वाइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी आता था, मनी आता था, उसके थ्रू यहाँ पे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता था। जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे मारुति सुजुकी बोलोगे, तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है, मारुति जो कंपनी है, ठीक है, वो हमारी जापानीज कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया, दोनों मिलकर यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर किए। तो मारुति सुजुकी अभी ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में एक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज है। इसके अलावा आप देखोगे दूसरी जो फॉर्म है, एक्विजिशन करके लोकल जो कंपनीज है उसको खरीद के एमएनसी भी यहाँ पे अपने एक्सपेंड करती थी इंडिया में। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कारगिल फूड कंपनी। कारगिल फूड कंपनी आप देखोगे यूएसए में बहुत ही लार्ज एमएनसी कंपनी है, वहां पे फूड सप्लाई में बहुत ही अच्छा रोल है कारगिल का अमेरिका में। और इंडिया में आप देखोगे तो प्रकाश फूड्स थी, जो एक कंपनी हुआ करती थी, वेल रिप्यूटेड कंपनी थी, ठीक है, प्रकाश फूड्स। इसकी क्वालिटी पर सबको भरोसा था, लार्ज मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट अपना जो नेटवर्क था अच्छे से स्टेब्लिश किया हुआ था प्रकाश फूड्स ने। लेकिन कारगिल ने क्या किया, फिर कारगिल ने प्रकाश फूड्स कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, ये हमारे एक्विजिशन कर लिया। अब हमारा देखोगे कारगिल जो कंपनी इंडिया में, तो ईडीपीएल जो ऑयल है, ठीक है, प्रोसेस्ड जो ऑयल है जो ईडिल खाने में यूज होता है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में कारगिल कंपनी। तो इस तरह से एक्विजिशन करके भी मल्टीनेशनल जो कंपनी होती थी वो अपना एक्सपेंशन करती थी, अपने यूनिट को इंस्टॉल करती थी अदर कंट्रीज में। दोस्तों जैसा कि हम लोग देखें कि एमएनसी जो कंपनी होती है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम रखती है और प्रॉफिट ज्यादा रखती है, क्योंकि मार्केट के नियर और जहां पे प्रॉफिट हो वहीं पे इंस्टॉल करती है। तो यहाँ पे कॉस्ट और सेलर प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसकी वजह से इनकी प्रॉफिट ज्यादा होती है। और प्रॉफिट और भी ज्यादा होती है क्योंकि मास स्केल में इनका प्रोडक्शन होता था, तो मास स्केल में प्रोडक्शन और मार्जिन भी ज्यादा, इसकी वजह से ट्रिमेंडस इसको पावर मिल गई, ठीक है, बहुत ज्यादा मनी होंगे, बहुत ज्यादा पावर होती है एमएनसी कंपनी का। और ये बहुत ज्यादा जो डिटरमाइन भी करती है, प्राइस की क्वालिटी भी डिटरमाइन करती है, डिलीवरी, लेबर कंडीशन क्या क्या होंगे, सब कुछ एमएनसी यहाँ पे रोल करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उसकी पॉलिटिकल जो पॉलिसी है उस पर भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि इनके पास मनी पावर बहुत ज्यादा होती है एमएनसी का। और दोस्तों यहाँ पे जो डिस्पर्स लोकेशन है उसको भी इंटीग्रेटेड करने में एमएनसी हेल्प करती है। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया में 1991 के बाद बहुत सारे एमएनसी कंपनीज आई और डेवलपमेंट यहाँ पे इंडिया में हुआ, जीडीपी भी बढ़ी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े और यहाँ पे इनकम भी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल होता है एमएनसी कंपनीज का। तो ठीक है दोस्तों एमएनसी के बारे में, तो आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर किए हैं। पहला है मल्टीनेशनल एंड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हम लोग देखे कि गवर्नमेंट ने 1991 के बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई और यहाँ पे लिबरलाइज किया। लिबरलाइज का मतलब है ट्रेड बैरियर को हटाना और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन को हटाना, यानी कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए जो सेक्टर रिजर्व किए हैं उसको रिस्ट्रिक्शन को हटाना। इसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होने लगा। ग्लोबलाइजेशन को सर्व करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी आई। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हो, वैसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। तो इंडिया में आई, इंडिया में जनरली ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी और उसमें भी ज्यादातर एक्विजिशन करके लोकल कंपनी को खरीद के यहाँ पे अपने जो प्रोडक्शन का एक्सपेंशन किया यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।